Now recording has been start. अर्पित भाई आपका स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में और लगभग लगभग 6 महीने हो गए जब लास्ट टाइम आप आए थे, 7 महीने अप्रॉक्सिमेटली हो चुके हैं, जब आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए थे और हम फेस टू फेस कर रहे थे वो पॉडकास्ट। हुँ। तो आज ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी क्या, जो मुझको आपको ऑनलाइन बुलाना पड़ गया है। काफ़ी सारी बातें थी जो करने का हुँ, मेरा प्लान था आपके साथ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं एक एक किसी डिबेट में गया था मैं। उसके बाद से उस डिबेट की क्लिप को निकाल-निकाल कर मेरे ऊपर कई सारे लोगों के द्वारा इतनी वीडियोज़ बनाई गई कि मैं परेशान हो गया कि चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अ, इस मुद्दे पर ही बात खत्म कर देंगे। तो जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे आगे और देखने वाले हैं, अर्पित भाई और मैं मिलकर फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ गलत हैं, ठीक है? क्योंकि एथीस्ट लोग कभी गलत नहीं होते हैं। दे हुँ, आर ऑलवेज़ गुड। हम लोग गलत होते हैं, हम कहाँ गलत हैं, हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। अक्सर जो आस्तिक लोग होते हैं, जो ईश्वर को जिनमें अटूट भरोसा होता है। मैंने एक चीज़ काफ़ी टाइम में किस पिछले काफ़ी टाइम से मैं डिबेट देख रहा हूँ, काफ़ी लोग अपने थंबनेल पर मेरा फ़ोटो लगाकर और आपका फ़ोटो लगाकर काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं। हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ये दुनिया है, जहाँ हम रहते हैं, हुँ, हुँ। आप इसको मैक्रो और माइक्रो लेवल पर किस तरह से देखते हैं? आप क्या समझते हैं? मैक्रो और माइक्रो लेवल पर जो हमारा दुनिया है, ये काम किस तरह से करती है? और क्या हम कैपेबल हैं उस तरह से कि इस चीज़ हुँ। को हम सरी सही प्रकार से साइंटिफिकली इनके ऊपर रिसर्च कर पाएँ? हुँ, हुँ। अ, अभी माइक्रो और मैक्रो लेवल पर अगर हम बात करें ना, तो ये 2 तरह की थ्योरीज़ से डिफाइन हो रहा है। अभी हमारे पास कोई सिंगल थ्योरी नहीं है, जो कि इन दोनों जो स्टेट हैं, उनको डिफाइन कर सके। जो मैक्रो लेवल की अगर हम बात करें, तो जैसे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, उसको बाद में फिर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुँ। जनरल रिलेटिविटी से बदल दिया। तो हाँ, अभी हाँ। आज के दौर में जो मैक्रो लेवल पर हम जो कुछ भी चीज़ें समझते हैं, तो वो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी वहाँ पर काम करती है। जब हम माइक्रो लेवल पर हुँ, जाते हैं, तो फिर हम वहाँ पर पहुँचती है, फिर वहाँ पर क्वांटम फिज़िक्स की शुरुआत हो जाती है। तो इन हुँ, दोनों के बीच में अभी एक गैप है। कुछ वेरिएबल्स मिसिंग हैं मेबी, जो हुँ, कि अभी हुँ, हमने फाइंड आउट नहीं किए हैं। अगर हो गए तो वो शायद मर्ज हो जाएगा, और वो जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जिसकी हम बात करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, हुँ। साइंटिस्ट कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक पहुँच जाएँगे, मतलब हमारे पास फिर 2 अलग-अलग थ्योरी नहीं होंगी, हम एक ही थ्योरी होगी जो कि दोनों ही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही होगी। अभी तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जब होता क्या है कि अक्सर मैं मेरा भी ये रिकमेंडेशन रहता है, आपका मुझे मालूम नहीं आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं। मेरा हुँ, रिकमेंडेशन रहता है और मेरा मेरा भविष्य में रहेगा हुँ, कि जब भी कभी आस्तिक और नास्तिक के अंदर डिबेट की बात आएगी, तो साइंस के मामले में डेफ़िनेटली मतलब मैं इसको पूरा एलैबोरेट करूँगा, डेफ़िनेटली थीस्ट लोग ही जीतने वाले हैं। वो इसलिए जीतने वाले हैं, जितना मैं समझा आज तक कि अ, मैक्रो लेवल पर हम जब चीज़ों को देखते हैं, हम देख पाते हैं कि जो हमारा ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स है, हुँ, उसको हम टेलीस्कोप से देख पाए हैं अभी तक और हुँ, सिर्फ़ देख पाए हैं। हमारे पास हुँ, लाइट की स्पीड से यूनिवर्स के दूसरे छोर पर जाने के लिए इस प्रकार के रॉकेट्स, उस प्रकार का फ्यूल, उस प्रकार के टेक्निकल चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हुँ, तो जिस 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 लेवल पर मैक्रो लेवल पर वास्ट हमारा यूनिवर्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स है कि हम मतलब वी आर एक्सेप्टिंग दिस कि मुझे लगता नहीं है कि विज्ञान कभी भी शायद हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हम कभी हुँ। नहीं पहुँच पाएँगे उस लेवल तक। मुझे तो ऐसे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उस लेवल पर। आपका नहीं, नहीं, इतना ओपिनियन इतना आप इतना एक तो ना इसमें चीज़ समझने वाली ये है कि आप जैसा कह रहे थे ना कि हम अभी वहाँ तक गए नहीं हैं, तो जब तक हम हुँ, जाएँगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? जाने का हाँ, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो दूरियाँ इतनी ज़्यादा हैं हुँ, कि वहाँ तक जाने के लिए कितना रॉकेट फ्यूल चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, वो भी अचीव हम नहीं कर पाए हैं, और मेबी शायद इन फ्यूचर भी अचीव करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम हुँ, लाइट की स्पीड से भी अगर हम ट्रैवल करते हैं, जैसे अगर हम अपनी जो नियरेस्ट जो हमारा स्टार है अल्फा सेंटोरी, अगर हुँ, वहाँ तक जाने की भी अगर हम सोचें, तो वो 4.35 समथिंग लाइट ईयर्स दूर है। हुँ, ठीक है ना? हुँ। तो लाइट स्पीड से भी जाएँगे तो साढ़े 4 साल लगने वाले हैं वहाँ पर। और लाइट की लाइट की स्पीड, स्पीड पे। हुँ, हाँ, लाइट स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है हाँ, ना? जो जिस तरह से हम अगर इस यूनिवर्स को समझते हैं,
तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना नियर टू इम्पॉसिबल है, नहीं हुँ, क्योंकि उस पर मास जो है वो इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है? हाँ, इन्फिनिट मास पुश करने के लिए इन्फिनिट एनर्जी चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, नहीं किसी के पास में। हुँ, तो ये है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाकर देख नहीं सकते, तो हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं पता कर सकते। क्योंकि हम हुँ, देखते हैं जो भी यूनिवर्स है, जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है, वो सारा उन्हीं फिज़िक्स के लॉज़ पर काम करता है, जो कि हमने जाना है अभी तक। हुँ, कुछ चीज़ें हैं, अननोन है, जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। वो अभी हुँ, कहें कि पूरी तरह से हमें नहीं पता कि वो एग्ज़ैक्टली मतलब क्या चीज़ है वो। लेकिन हाँ, उसका भी इफ़ेक्ट हमें दिखता है, क्योंकि हमने पता ही तब करा है ना, जब उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है हमको। हुँ, ये बिल्कुल। मतलब इनकी ईश्वरवादियों की तरह नहीं कि भई ईश्वर का कुछ इफ़ेक्ट भी नहीं दिख रहा, लेकिन है वो। लेकिन साइंस साइंस अगर कह रहा है कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, दैट मीन्स हाँ, उसका इफ़ेक्ट उसको दिख रहा है। ठीक है ना? कुछ ना कुछ तो है। तो कुछ ना कुछ तो है। तो वहाँ जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। अभी हुँ, जैसे बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, जिनको कि हम कहते हैं कि भई वो वहाँ पर हैबिटेबल हो सकते हैं, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे प्लैनेट हैं, अभी कुछ महीने पहले की न्यूज़ थी कि शायद वहाँ पर लाइफ़ हो सकती है, क्योंकि कुछ मीथेन वगैरह के सिग्नेचर वहाँ पर मिले। तो हुँ, उनको वहाँ जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं कि जो लाइट वहाँ से उसके एटमॉस्फेयर से होकर आ रही है, हुँ, उसको वो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू मेज़र करते हैं, और उसमें अलग-अलग जो गैसेज़ हैं, उनके अलग-अलग सिग्नेचर उनको देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सपोज़ अगर ऑक्सीजन है कहीं पर, तो हुँ, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। वो फ्री फॉर्म में एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। वो हुँ, किसी न किसी से रिएक्ट करेगा और खत्म हो जाएगा। अगर हुँ। ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स कि कोई ऑर्गेनिज़्म है जो कि इसको लगातार प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना? तो जैसे हाँ, कि मतलब वो हमारे अर्थ डिस्ट्रॉय पर नहीं हो रही है सपोज़ दैट तो लेकिन वो हैंड टू हैंड बन रही है। बन रही है। जैसे कि हमारे अर्थ पर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो लगातार प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है हाँ, ना? जो बिल्कुल। हमारे पेड़ हैं, एल्गी है ना? तो ये सब जो है उसको बनाते रहते हैं। इस वज़ह से यहाँ पर हुँ, ऑक्सीजन एक्सिस्ट करती है। अगर वो बनाना बंद कर दें कुछ सालों के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सब खर्च कर डालेंगे उसको। तो ये बिल्कुल। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मीथेन की प्रेज़ेंट, अगर मीथेन का सिग्नेचर मिलता है, दैट मीन्स कि वहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज़्म है जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है। वरना मीथेन भी ऐसी रिएक्टिव गैस है, वो भी इधर-उधर रिएक्शन करके खत्म हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम यहाँ बैठ के पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें वहाँ जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, और हुँ, जितने भी लॉज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लैक होल को ले लेते हैं, ठीक है ना? तो ब्लैक होल की जो परिकल्पना है, मतलब ब्लैक होल जब खोजा गया था, उससे पहले उसकी परिकल्पना आ गई थी, कि ब्लैक होल जैसी चीज़ एक्ज़िस्ट करनी चाहिए यूनिवर्स के अंदर। वो क्यों ओह! उन्होंने पता कर लिया था? क्योंकि उन्होंने जब ग्रेविटी को जब हम समझ गए, कि ग्रेविटी कैसे काम कर रही है, दैट मीन्स कि फिर अगर कोई इतना बड़ा मैसिव, अगर कोई वो होगा, पिंड होगा, तो वो ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो वहाँ से फिर लाइट का भी एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली हमें पता चल गई थी। बाद में जाकर उनकी पुष्टि हुई है। तो कहने का मतलब है कि ये कहना कि भई हमने बहुत थोड़ी-सी जगह देखी है, अभी तो हमने पूरा सोलर सिस्टम भी एक्सप्लोर नहीं करा है, अभी हम यूनिवर्स तो हम बहुत दूर की चीज़ है, दैट इसके वजह से गॉड कहीं एक्ज़िस्ट कर सकता है, ये कोई मतलब कहने वाली बात नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ बैठ के पता कर सकते हैं। हाँ, नहीं ज ज मेरे यहाँ कहने का जो उद्देश्य था ना, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे कि यूनिवर्स के लेवल पर अभी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाए हैं। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब हम ये सोचें कि हम सब कुछ जान लेंगे तो ये तो मेरे को इम्पॉसिबल सा लगता है। क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है, ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स ही इतना बड़ा है कि अगर वो और भी यूनिवर्स एक्ज़िस्ट करते हैं सपोज़ दैट तो क्या ही होगा? तो ये मैं मैक्रो लेवल की बात कर रहा था। हुँ, हुँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो ओंटोलॉजिकल नेचुरलिज़्म है, जो कि भई ऐसा कहा जाता है कि अब आपको आप इस चीज़ के ऊपर मानते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, मैटर है हुँ, या फिर कोई सेल है या एटम है, सेल तो नहीं है, एटम है या फिर हुँ, इस प्रकार की जो भी माइक्रो और मैक्रो लेवल पर जो चीज़ें हैं, जो जिसको हम हमारी इंद्रियों के द्वारा या फिर हमारे किसी प्रकार के इक्विपमेंट्स के द्वारा हम देख सकते हैं। तो ऐसा हालाँकि ये बात आस्तिक लोग नास्तिक लोगों के मुँह में डालते हैं ज़बरदस्ती कि भई हमारा ऐसा मानना है कि ओंटोलॉजिकल नेचुरलिज़्म जैसी कोई चीज़ होती है और हुँ। इन्हीं की वजह से ही हम किसी दिन पता लगाएँगे तो कोई कोई ब्रह्म सत्य होता है, हम उसी से पता लगा पाएँगे। जबकि ये बात कभी क्लेम ही नहीं की गई है नास्तिक लोगों के द्वारा। लेकिन आपका इसके ऊपर क्या कहना है? कि क्या यूनिवर्स की क्रिएशन को लेकर कुछ ऐसी चीज़ होएगी जो मेटाफिज़िकली होगी? या फिर क्या कॉन्टेक्स्ट है आपका इस पे? नहीं, नेचुरलिज़्म तो ये कहता है कि
नेचर के अंदर जो कुछ भी है, वो नेचुरल ही हो सकता है, हुँ, ठीक है ना? अगर आप उसमें कोई सुपर नेचुरल चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, हुँ, तो समस्या क्या खड़ी हो जाती है? मतलब ये फिलॉसफिकल समस्या है, फिलॉसफिकल के साथ-साथ साइंटिफिक भी है। हुँ, समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि अगर आपने कोई सुपर नेचुरल चीज़ इंट्रोड्यूस करी, दैट मीन्स सुपर नेचुरल का मतलब क्या हो गया? कि मतलब वो नेचर से अलग है, नेचर से परे है। हाँ, हुँ, नेचर से अलग है, नेचर से परे है, उसकी परिभाषा क्या होगी? अगर कोई भी सुपरनैचुरल कहता है ना, कहीं भी कोई सुपरनैचुरल चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, उसे सबसे पहले उसे पूछो कि सुपरनैचुरल से आपका मतलब क्या है? सुपरनैचुरल किसे कह रहे हो आप? जनरली जो सुपरनैचुरल लोग जिस चीज़ को कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप उसको किसी भी तरह से जाँच नहीं सकते। मतलब फिज़िकल जो apparatus हैं, जो हमारे यंत्र हैं, हुँ। उसके ज़रिए आप उसको जाँच नहीं सकते, वो क्योंकि वो उससे इंटरैक्ट नहीं करती। ठीक है ना? अर्पित भाई वो दरअसल ना वो सुपरनैचुरल को आजकल मेटाफिजिकल बोलते हैं। चलो दिक्कत ये है। मेटाफिज़िकल बोल दो, उनसे पूछो चलो हाँ, मेटाफिज़िकल का मतलब क्या है? हाँ, मेटाफिज़िकल किसको कह रहे हो? हुँ, अगर तो मेटाफिज़िकल का मतलब आपका ये है कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि फिज़िकल चीज़ों के ज़रिए जाना नहीं जा सकता, कि भई जैसे हम ओके, फिज़िकल शरीर के अंदर हैं, ठीक है ना? हाँ, तो फिज़िकल शरीर के ज़रिए आप उसको नहीं जान सकते, मतलब हमारी जो फिज़िकल आँखें हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू आप नहीं जान सकते। इवन वो ये भी कहते हैं कि सेंसरी ऑर्गन तो और है ही है, जो साइंटिफिक एपरेटस हैं, उनके थ्रू भी आप नहीं जान सकते। ना उनके हुँ, कहने का मतलब ये। और क्यों नहीं जान सकते उसका मतलब ये है सीधा-सीधा कि वो उससे इंटरैक्ट नहीं करता। इंटरैक्ट हुँ, करेगा तभी जान पाओगे आप, ठीक है ना? हुँ, और ये भी है कि उसका प्रभाव भी नहीं दिखता। अगर प्रभाव भी दिख जाए, जैसे मान लो कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के मामले में हमने देखा था कि हाँ, वो ठीक है, हमारे जो एपरेटस हैं उसके साथ वो इंटरैक्ट नहीं कर रहा। बट उसका प्रभाव तो दिख रहा है ना हमें। हुँ, तो दैट मीन्स कि अगर ऐसी भी कोई चीज़ है, तो भी साइंस उसको मानता है कि उसका कुछ इफ़ेक्ट दिख रहा है हमको। तब भी उसकी एक्जिस्टेंस मानी जाती है, क्योंकि वो मेज़रेबल है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो मेज़रेबल है। भले वो हुँ, इंटरैक्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ से, ठीक है ना? तो भी वो फिज़िकली माना जाएगा। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, जिसका जो कि इस यूनिवर्स का कारण है या इस यूनिवर्स को गवर्न करती है, तो वो मेटाफ़िज़िकल नहीं हो सकती, वो फिज़िकल ही होगी। वो इस नेचर का ही पार्ट हो जाएगी ना फिर। क्योंकि अगर तो वो इंटरैक्ट ही नहीं कर रही, ठीक है ना? तब तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं होगा इसके ऊपर। हमारे यूनिवर्स के ऊपर कोई प्रभाव ही जब नहीं वो होगा हाँ, उसका। हाँ, ट्रू, 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 अगर वो हुँ, इंटरैक्ट कर रही है, दैट मीन्स कि हुँ। वो फिज़िकल चीज़ से अगर इंटरैक्ट कर सकती है, तो फिर तो उसका प्रभाव भी दिखना चाहिए, तो फिर हम उसको फिज़िकल एपरेटस से मेज़र भी कर लेंगे। ये तो अ, खुद ही मतलब ये मेरे मेरे को समझ में नहीं आता, ये मतलब जब मेटाफिजिकल की बात करते हैं, सुपरनैचुरल की बात करते हैं, उनका मतलब क्या होता है? अगर तो मतलब ये आपका ये है कि भई वो चीज़ इंटरैक्ट नहीं करती किसी भी तरह से, उसको जाना नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकते, तो भी उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं हो सकता। उसका इफ़ेक्ट कैसे होगा फिर? अगर वो इंटरैक्ट ही नहीं कर रही किसी फिजिकल मैटर से। अब ये बात कहाँ से निकल कर आती है? आपको मैं शायद आपने भी ये क्लेम सुने होंगे कि जब हम क्वांटम फिज़िक्स पे जाते हैं, जब हम किसी भी क्वांटम लेवल पर जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी एटम है, एटम जो है वो एक प्रकार की कोई प्रक्रिया कर रहा होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कोई एटम है और एटम अपने आप को बैलेंस करते हैं। यानी एटम 2 एटम हैं सपोज़ दैट पानी के 2 एटम हैं, वो एक-दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं ताकि वो अपने आप को बैलेंस रख पाएँ। ठीक है? ठीक है। और उनका कहना ये होता है, जो थीस्ट लोग हैं, हालाँकि विज्ञान क्या कहता है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि थीस्ट इसका फ़ायदा उठाते हैं। हुँ, कि जो क्वांटम लेवल पर जो ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लगता है देखने में, हम ये बोल सकते हैं कि भई ये लोएस्ट एनर्जी लेवल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि भई किसी बॉल को हम पहाड़ से अगर नीचे गिराएँगे, तो वो वहीं पर आकर रुकेगी जहाँ उसकी लोएस्ट एनर्जी जहाँ पर उसको होना चाहिए, फिज़िक्स के लॉ हुँ, के हिसाब से जहाँ पर होना चाहिए। तो उस प्रकार की जो स्टेट है, उसको फ़ॉलो करता है एटम, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। हुँ, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उसको जो वो है ना इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है। यानी उसकी इन्हेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स ये चीज़ हो सकती है कि इन्हेरेंट प्रॉपर्टी है उसकी कि उसको ऐसा करना है क्योंकि वो हुँ, फिजिक्स के लॉ उसी प्रकार से वहाँ सस्टेन कर रहे हैं हुँ, कि उनको ऐसा करना है। लेकिन ऐसा करना जो लॉ बनाया है, ऐसा हुँ, लग रहा है कि किसी कॉन्शियस बीइंग ने उसको ये वाला काम करने के लिए कहा है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जो है ना वो अपने आप सस्टेन करना चाह रहा है। वो चाहता है कि भई हुँ, मैं बचा रहूँ, मैं सस्टेन रहूँ। इसीलिए सारी चीज़ें हम इतने सिस्टमैटिक तरीके से काम करती हैं। मतलब इसको नोमोलॉजिकल हार्मोनी की प्रॉब्लम भी बोलते हैं कि भई अगर ऐसे अगर इसको वर्ल्ड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है,
तो फिर सारी चीजें से सस्टेन कैसे हो सकती हैं? अब समझ पा अच्छा, रहे हैं? बेसिकली ये फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट की तरफ जा रहे हो ना आप? एग्जैक्टली exactly, हाँ, नोमोलॉजिकल हार्मोनी, वही चीज। सो हुँ। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि भाई अगर पार्टिकल इस प्रकार का बिहेव कर रहा है तो वो उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि हाँ, ये कोई ना कोई कॉन्शियस बीइंग है इसके पीछे। तो फिर तो सब कुछ कॉन्शियस हो जाएगा। फिर तो पत्थर भी कॉन्शियस है, टेबल भी कॉन्शियस है। क्योंकि नहीं तो इन जो हाँ, सही बात है, इंटरेक्शन उनका जिनमें भी तो एटम है, उनका भी तो एटम है, हाँ, वो भी और एटम क्या से उनके भी बने तो हैं। एटम है। और क्या। उनके बीच में भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो भी बॉन्ड बना रहे हैं, तो फिर तो सब कुछ हाँ। कॉन्शियस ही हो गया। नहीं, जबकि जबकि इसका जितना मैं समझ पाता हूँ, इसका सही जवाब मुझको ये लगता है कि अ, हालांकि फिजिक्स की ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि क्वांटम लेवल पर काम कर रही हैं। और पहली बात तो हमको ये भी समझना होगा ना अर्पित भाई, क्वांटम फिजिक्स 50 60 70 सालों की ही है, ये बहुत मॉडर्न हुँ, है ना? हम इसके ऊपर अभी पता लगा ही नहीं पाए इतनी सारी चीज जो चल रही हैं क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर, और हमारे पास उतनी बारीकी वाले इक्विपमेंट्स नहीं है। हुँ, और जब जब मेरी कभी डिबेट होती है, जब मेरी कभी डिबेट होती है, और तो ये कॉन्शियसनेस को, इस प्रकार के कॉन्शियस बीइंग को बोलते हैं कि ये मेटाफिजिकल चीज है इस प्रकार की, क्योंकि मेटाफिजिकल चीज ही हो गई, कॉन्शियसनेस तो मेटाफिजिकल हो गई, मॉरलिटी जो है वो मेटाफिजिकल हो गई उनके लिए, मैथमेटिक्स के लॉ जो है वो मेटाफिजिकल हो गए। तो इनका इसका सही जवाब मैंने कई बार डिबेट में दिया भी है। हुँ, और मैं उस आर्य समाज वाले डिबेट में गया था, तो मैंने वहां पर जवाब दिया था, तो लोगों को लगा कि मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मेरा क्या था? मेरा जवाब ये था कि जब हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे किसी समय पर, है ना? तो हमारे लिए हवा भी मेटाफिजिकल ही थी, हुँ, क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे, हम हमारे पास कोई टेस्टिफाई करने का तरीका नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारे पास उसको मतलब देखने का तरीका मिला, हम मशीन्स के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको देख पा रहे हैं, तो आज हमारे लिए वो मेटाफिजिकल नहीं है। तो सही है। इसी प्रकार से अगर ऐसा कुछ भी क्वांटम लेवल पर कोई चीज़ घटित हो रही है, जिसका रीज़न हमें नहीं पता है, तो उसको वो बता देते कि ये मेटाफिजिकल है और इसको तो कभी विज्ञान बता ही नहीं सकता है। यानी जो किसी मैटर की फंडामेंटल स्टेट है, उसको हुँ। तो कभी विज्ञान अपने इंद्रियों से या फिर विज्ञान की लिमिटेशन वहाँ खत्म हो जाती है। आपकी इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है? पहले मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो सच्चाई है, मतलब अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें नहीं समझ में आती थी। अब जैसे कि ये जो बिजली जो गिरती है आसमान से, हुँ, इसके बारे में बहुत बाद में जाके पता चला है। वरना तो रहस्य ही थी कि यार ये क्या चीज़ है? सोचो, इतनी तेज़ आवाज़ होती है, इतनी चमक होती है, और कई बार जब गिर जाती है, आग लग जाती है और तबाही हो जाती है। मतलब ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि ये है क्या चीज़? तो बाद में हुँ, जाके मेरे ख्याल से बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने इसका पूरा जो प्रोसेस समझाया कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। कि चार्ज हुँ, चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे एक्यूमुलेट होता है और वो चार्ज फिर कैसे अर्थ होता है और इसकी वजह से बिजली गिरती है। तो ये जब हमें हुँ, समझ में आ गया, और जब समझ में नहीं आता था, तब किसी ने तो उसको ज़्यूस का वो बना रखा था कि वो उसकी ज़्यूस का जो वो है, त्रिशूल है, उसमें से निकलती है। कोई इंद्र के हुँ, त्रिशूल से निकल रही थी। सबकी हाँ। अलग-अलग थ्योरी थी कि इस वजह से गिरती है। जब पता चल गया तो वो उनकी देवताओं की छुट्टी हो गई, और ये हर जगह हुआ है। पहले एग्ज़ैक्टली। पहले पहले जितने भी ये जो वो थे ना सेलेस्टियल बॉडीज़ थी, हुँ, वो हर हुँ, कोई ना कोई देवता को उसको कैरी करके चल रहा था। वो सारे कुछ कुछ जगह तो वो देवता ही थे, वरना कहीं जगह पर कोई देवता था जो कि उसको घुमा रहा था। ठीक है ना? कोई हुँ, सन को उठाए हुए था, कोई अर्थ को उठाए हुए था, कोई हुँ, मार्स को उठाए हुए था। तो इस तरह से सारे सब चला रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि भाई कोई चीज़ अगर चल रही है, इनका तो इनकी समझ तो यही थी कि अगर कोई हुँ, चीज़ चल रही है, तो कोई चलाने वाला होगा, इसको तभी चल रही है। क्योंकि इन्होंने अर्थ पर जो चीज़ें देखी हैं, कि अर्थ हुँ, पे अगर कोई चीज़ चलती है, तो हुँ, उसको कोई चला रहा होता है, तभी चलती है। वो बिना चलाए तो चलती नहीं है। अब अगर सूरज हुँ, निकल रहा है, जा रहा है आसमान पूरा पार करता हुआ, चाँद निकल रहा है, ग्रह हैं, तारे हैं, ये चल रहे हैं, तो उनको ये लगता था कि यार कोई तो चला रहा होगा ना इसको। तो यही सारी पुरानी परिकल्पनाएँ हैं। जैसे आसमान था, आसमान को भी इन्होंने कल्पना कर रखी थी कि भई कोई है, एटलस है जिसने कि उसको उठाया हुआ है। हुँ, किसी ने अलग-अलग जो सभ्यताएँ थी, उसमें अलग-अलग कल्पनाएँ थी। अ, हुँ, किसी में हुँ, उसमें क्या कहते हैं, जो मिस्र की सभ्यता थी उसमें एन और की, इनकी कल्पना थी। जो की थी वो ज़मीन थी, और वो एन था वो आसमान था। तो इस तरह से हुँ, ये कल्पनाएँ चल रही थी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं थे। जैसे जवाब मिलते चले गए, सारे देवताओं की छुट्टी होती चली गई। अब क्या है कि अब जो देवता है हमारे, अब वो ऐसे हो गए हैं कि भई वो बिग बैंग से पीछे चले गए जाके। उससे आगे के लिए उनके पास कुछ करने को बचा नहीं, क्योंकि वो सारा फिज़िक्स ने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हो रहा है।
एग्जैक्टली यही तो अक्सर होता है। जैसे कि मैं जो लोग ऑडियंस देखेंगे मैं उनको लिए बता रहा हूँ। अर्पित भाई, मतलब मैं एक चीज मैं समझ पाया, काफी लंबे टाइम बाद में समझ पाया। ये आर्ग्यूमेंट हम वही चीज बोलते हैं कि भाई थीस्ट जो हैं, जो भगवान को साबित करना चाहते हैं, जो ईश्वर को साबित करना चाहते हैं, एनी हाउ, आज उन्होंने उन उन चीजों को पकड़ा हुआ है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, वो कॉन्शियसनेस को पकड़ते हैं, ठीक है? और जबकि कॉन्शियसनेस अनडाउटेडली हमारे ब्रेन की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। ब्रेन पर एक सुई चलो मार मैं दो आप, मैं मैं डिस्टर्ब एक हो बार को जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ उनको कि चलो हाँ। हम सीधे-सीधे कहते हैं कि हम ये भी मतलब क्लेम क्यों करें कि भई हम क्लेम कर दें कि नहीं जी ब्रेन से ही निकल रही है, कहीं और से नहीं निकल रही है। हम कहते हैं भई अभी नहीं पता हमें एग्ज़ैक्टली कैसे काम कर रहा है, हमें इसका मैकेनिज़्म नहीं पता। साइंस जब एक्सप्लेन करेगा तो मान लेंगे। लेकिन हम्म नहीं पता होने का मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो फिर इसका मतलब कि फिर गॉड एक्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि कोई कॉन्शियस बीइंग है जिसकी कॉन्शियसनेस सब में फैली हुई है। आप हम्म। अगर कोई क्लेम कर रहे हो, आपकी थ्योरी आपने चलो थ्योरी दे दी कि नहीं कोई पैनसाइकिज़्म का जो आइडिया है, वो कहता है कि भई जो कॉन्शियसनेस है पूरे में फैली हुई है और वही जो है जीवधारियों के थ्रू प्रकट हो जाती है। ठीक है ना? चलो ये आइडिया आप इसको प्रूव करो ना, कुछ एविडेंस लेकर आओ जिससे पता चले कि हाँ, भई ये आइडिया आपका ठीक है। एविडेंस आपके पास कुछ भी नहीं, आपके हाथ खाली हैं। आपका जो पूरा जो क्लेम है वो सिर्फ इतना है बिकॉज़ साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, देयरफॉर मेरा जो आइडिया है वो सच है। और और बताता रहूं, उन्होंने सारी चीजें पकड़ी भी ऐसी हैं। कॉन्शियसनेस पकड़ी है, ठीक है, जबकि इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अभी विज्ञान कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। कॉन्शियसनेस, किसी पार्टिकल का बिहेवियर वो कैसे एक्ट कर रहा है, जो कि मैंने आपको बता चुका कि मॉडर्न हमारे जो क्वांटम फिजिक्स है अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। उम्मीद है कि 100 साल बाद हमारे पास हर सवाल का जवाब होगा क्वांटम लेवल का, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग पे पहुंच सकते हैं, हम क्वार्क पे पहुंच सकते हैं, हम लैक्टम पर पहुंच सकते हैं, हम वहां उससे आगे भी पहुंच सकते हैं। फिर बात आती है वर्चुअल पार्टिकल को लेकर, बात करते हैं कि भाई वर्चुअल पार्टिकल जो है वो क्वांटम जो फील्ड है हमारा यूनिवर्स में, वो उसके अंदर फ्लैक्चुएट करता है। वो सारे, और बिग बैंग से पहले पहुंच गए अब, कि बिग बैंग हो कैसे सकता है, हो कैसे हुँ। सकता है। तो अब ये छोर, उम, सच में ये छोर पर जाकर ही खड़े हो गए। क्या क्या वो कभी इस बात को डाउट करेंगे कि ह्यूमन जन्म, जो मानव का जो बच्चा है वो जन्म कैसे लेता है? नहीं बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी समझा चुकी है सारी चीजें। अब कैसे स्पर्म की वजह से स्पर्म जो है, जो मेल और फीमेल का, वो किस प्रकार से वो बायोलॉजिकल अंदर केमिस्ट्री चल रही होती है, और उस प्रकार से कि इंसान पैदा होता है। हुँ। जो डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, उस पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम उससे पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। मतलब जब मैं आस्तिक लोगों से बात कर रहा होता हूँ, मैं उस डिबेट में भी, मैं अधिकतर डिबेटों में, यार मैं क्या बात करूं, मैं फिजिक्स, मुझे बात क्यों करनी है? मतलब ये बात मैं खुद, और मैंने एक्सेप्ट करी ये वाली बात कि हाँ, हमको पता है कि विज्ञान को बहुत सारी चीजों को नहीं पता है। हुँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो, और उनका उनका ज्यादातर जवाब क्या होता है? यही, कि ऐसा लगता है कि कोई कॉन्शियस बीइंग है, ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्स अपने आप को सस्टेन कर रहा है, और यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस है, दैट्स व्हाई हम लोग मानते हैं कि वो भगवान ही कर सकता है, और इंसान की जो इक्विपमेंट्स हम, वो उसको टेस्टिफाई नहीं कर सकते। दैट्स इट, इससे अलग कुछ भी नहीं। उनकी जो पूरी पूरी आर्गुमेंट है ना, भले वो कितनी लंबी आर्गुमेंट है, पूरी किताब लिख दें, ठीक है ना? इस हाँ। तरह की आर्गुमेंट्स पे, पूरा जो निचोड़ अगर आप निकालोगे ना, निचोड़ वही है जो कि चला आ रहा है हज़ारों सालों से। और वो निचोड़ हम्म। ये है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कुछ चीज़ें नेचर में कैसे हो रही हैं, तो फिर वो गॉड ही कर रहा होगा। हाँ। वी डोंट नो देयरफॉर गॉड, वी डोंट नो देयरफॉर गॉड। यही है बस, टोटल आर्गुमेंट का निचोड़ यही है। वो हर चीज़ में। बिग बैंग अच्छा कैसे वैसे, हुआ हमें नहीं पता, तो फिर गॉड ने करा हम्म, होगा। कॉन्शियसनेस क्या है हमें नहीं पता, तो उसका मतलब गॉड की वजह से। नहीं हर नहीं, चीज़। वो पता क्या करेंगे, क्या दिक्कत क्या है? एक तो ये सारे, अधिकतर लोग कौन है, या तो कोई बीटेक का स्टूडेंट है, या कोई इंजीनियर है, कोई आईआईटी है, कोई कुछ है, लेकिन प्लस अपने धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो अब होता क्या है कि वो अपने, आपको और हमको ही नहीं, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पता होगा विज्ञान की और फिजिक्स की, जो उनको पता होता है, वो उसका इस्तेमाल खूब करते हैं दबाकर। ऐसा लगता है कि कितने इंटेलेक्चुअल टॉक्स हो रही हैं, अरे वाह क्या ही बात है, ये तो कितनी बेहतरीन बातें कर रहे हैं, इंटरनोलॉजिकल, ये मेटाफिजिकल, ये वो ऐसी ऐसी बातें, शब्द जो होते हैं कि भारी भारी, आम आदमी डर ही जाए कि यार ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, भगवान को साबित करेगा, देखो पढ़ा लिखा है, भगवान को ऐसे थोड़ी ना मान रहा है। जबकि उनकी बातों में लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अगर कोई पढ़ेगा थोड़ा सा भी, तो आदमी समझ जाएगा कि ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मतलब खुद की थ्योरी क्या दे रहे हो? हम कह रहे हैं कि बिग बेसिकली बैंग नहीं हुआ। हम्म बेसिकली क्या है कि मैंने जो जो भी उनकी सुनी है आर्गुमेंट्स, वो ये रहता है कि ये एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
और हुँ। फिर उस डाउट को बदलते हैं इसमें कि अगर यहाँ पर डाउट है, दैट मीन्स कि फिर हमारी थ्योरी सही होने की संभावना है। ये संभावना क्या, कई लोग तो कहते हैं कि सही ही है क्योंकि डाउट है यहाँ पर। अच्छा, मैं अरविंद भाई एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। आपने आप गॉड पार्टिकल के बारे में आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब मुझे भी बेहतर तरीके से मैं समझ जाऊँगा। गॉड पार्टिकल जो है ना, बेसिकली जो हिग्स बोसोन है, उसको दिया हुआ एक नाम है और वो नाम की भी एक कहानी है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम तो याद नहीं, लीडरमैन करके नाम है कुछ उनका। हुँ, लियोन लीडरमैन, शायद मे बी शायद यही नाम है, लियोन लीडरमैन। तो वो एक किताब लिख रहे थे, क्योंकि जो हिग्स बोसोन था, ये हमने थ्योरेटिकली तो उसको पता लगा लिया था कि भई एक हुँ, पार्टिकल अगर ऐसा हो इस पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, जो कि मास पैदा कर सकता हो, जिससे कि कोई जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरैक्ट करें और उसकी वजह से उनमें मास आ जाए। तो ये थ्योरेटिकल आइडिया था, जिसको मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में भी उन्होंने उतार लिया था। लेकिन साइंस यहाँ तक नहीं रुकता। साइंस कहता है ठीक है, हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया, हमने थ्योरेटिकली भी उसको एक आइडिया, पूरा एक थ्योरी बना ली, लेकिन जब तक हम इसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे, कि भई फिजिकली भी ये चीज़ एक्चुअल में एक्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। तो जो अब उसका वेरिफिकेशन में दिक्कत ये थी कि उसके लिए हमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स के कोलोजन कराने की ज़रूरत थी, क्योंकि हाई एनर्जी फिजिक्स होती है। उसके लिए जो एपरेटस चाहिए था, वो इतना बड़ा एपरेटस था, उसके लिए मतलब हमको हाइड्रोन कोलाइडर बनाना था और वो बनाना बहुत मुश्किल काम था, हुँ, जिसके बिना उसको आप डिस्कवर नहीं कर सकते थे। ठीक है ना? तो अब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि वो किसी एक देश के बस का भी नहीं था कि अगर मान लो कोई कोई कहे कि भाई एक देश के पास भी इतना बजट नहीं था कि वो उसको बजट से करा, तो फिर अमेरिका ने कोशिश करी थी, लेकिन अमेरिका ने भी बाद में बजट पूरा नहीं था, उसने भी हाथ खींच लिया बीच में से। फिर जो यूरोपियन यूनियन थी, उनके में कई देश एक साथ मिले और उसके बाद वो जो आज हम देखते हैं जिनेवा में जो है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन जो है, हुँ, एलएचसी, हुँ, हुँ। उसका फिर निर्माण शुरू हुआ। तो ये सब दिक्कतें आ रही थी कि मतलब हमारे पास थ्योरेटिकली पता है हमें, लेकिन हम उसका वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे जो उसके लिए जो अपरेटस चाहिए, उसके लिए बहुत खर्चा आ रहा है, उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी लग रही है। तो ये जो मुश्किलें थी, इन मुश्किलों को व्यक्त करने के लिए एक व्यंग के लिहाज में, तो जो लीडरमैन थे, उन्होंने अपनी जो किताब थी इसी पर लिखी कि जो पार्टिकल की जो हिग्स बोसॉन की जो खोज है, इसमें जो कितनी मुश्किलें आ रही हैं। तो उसको एक व्यंग के तरीके से व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो उसका टाइटल दिया, उन्होंने, उनके दिमाग में जो था वो ये था कि इसको मैं गॉड डैम पार्टिकल टाइटल देता हूँ। गॉड जो डैम उसका पार्टिकल। पब्लिशर था, हाँ, गॉड डैम पार्टिकल, मतलब इतना मुश्किल है यार, गॉड डैम, ये पकड़ में ही नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो हुँ, वो जब उसको अपनी बुक को लेकर गए पब्लिशर के पास, तो पब्लिशर ने कहा यार इसका नाम ये नहीं, मैं इसको और कुछ ऐसा सनसनीखेज नाम देता हूँ जिसकी वजह से ये एकदम सबकी नजरों में आ जाए। तो हाँ, हाँ, पब्लिशर ने हाँ, कहा कि गॉड डैम पार्टिकल नहीं, इसको हम द गॉड पार्टिकल नाम देंगे। द गॉड तो पार्टिकल। वहां से ये गॉड पार्टिकल जो नाम है, ये वहां से आया। हुँ, साइंस, गॉड से इसका कुछ लेना देना नहीं, कुछ मतलब नहीं गॉड से इसका। लेकिन अब अगर हम किसी कहें कि भाई कहीं अखबार में कोई खबर छपे कि साइंटिस्ट ने हिग्स बोसॉन खोजा, या साइंस साइंस साइंटिस्ट हिग्स बोसॉन की खोज कर रहे हैं, हुँ, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। अरे कर रहे होंगे कोई खोज। लेकिन अगर वही खबर इस तरह लिखी हो कि ये वैज्ञानिक गॉड ढूंढ रहे पार्टिकल। हैं गॉड पार्टिकल, तो सारे उसे पढ़ेंगे, अच्छा क्या क्या ढूंढ रहे हैं, और वो एकदम, हुँ, और मीडिया को सनसनी चाहिए, लोगों की अटेंशन मिले। तो ये वहां ये से लगातार जो, ये उसी से संबंध रख ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसी से संबंध रखता था ना शायद ये? नहीं नहीं नहीं, डबल स्लिट नहीं, उसका एक्सपेरिमेंट अलग नहीं। था। हाँ, वो अलग था। वो पार्टिकल के बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए था। हाँ, कि वो उसका है, वेव है मतलब या फिर क्वांटम, वेव है या फिर क्वांटम का, मैटर हाँ, कि वेव वेव है है या या फिर वेव की तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ, वो उसके पार्टिकल लिए। तरह वेव कर रहा है, राइट। हाँ। हुँ, ठीक है, तो ये है मामला पूरा। तो लगातार मीडिया ने उसको, उस खबर को इस तरह से चलाया, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, तो लोगों को ऐसा लगा कि यार कुछ उसमें हो सकता है, गॉड लाइक प्रॉपर्टी होगी, या मे बी लोगों जो साइंटिस्ट हैं उनको कुछ गॉड के बारे में पता चल गया है, तो वो उस तरह से उसको लेने लगे। ये है कहानी पूरी इसकी। हुँ। हाँ, बिल्कुल। सो यही चीज़ तो ऐसे कुछ थ्योरीज़ हैं, लेकिन अब इनका एक मेजर क्लेम भी रहता है। मैं वो मेन पॉइंट सारे कवर करना चाहता हूँ ताकि कवर ही हो जाएँ। एंट्रोपी को लेकर इनका काफ़ी वो रहता है कि भई स्टेट जो है वो एंट्रोपी के लॉ के हिसाब से तो चीज़ें बिगड़नी चाहिए, हुँ। ठीक है? लेकिन अब बिगड़ नहीं रही हैं चीज़ें। ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एंट्रोपी के लॉ को लोगों को समझाएँ सही से कि एंट्रोपी का लॉ एग्ज़ैक्टली में थर्मोडायनामिक्स कैसे काम करता है? एंट्रोपी का जो लॉ है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ो पहले कि वो कहता क्या है। हाँ। वो कहता है, इन अ क्लोज़ सिस्टम एंट्रोपी ऑलवेज़ इंक्रीज़ेज़। ठीक है ना? एक क्लोज़ सिस्टम के अंदर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, वो कम नहीं हो सकती। तो जब क्लोज़ सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो क्लोज़ सिस्टम, क्या अर्थ हमारी क्लोज़ सिस्टम है? नहीं है, क्योंकि अर्थ लगातार इंटरेक्शन होता रहता है, सन से लाइट आती है, एनर्जी आती है।
है ना? हुँ, हुँ। धरती फिर उस एनर्जी को एमिट भी करती है, या बहुत सारी उल्कापिंड आते हैं, सब कुछ आता है। तो अर्थ क्लोज़ सिस्टम तो नहीं है, वो तो लगातार इंटरैक्ट कर रही है अपने आस-पास के एटमॉस्फियर से। बल्कि वो तो ओपन है। ओपन है। इसी तरह कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, क्या वो एक क्लोज़ सिस्टम है? नहीं, वो भी क्लोज़ सिस्टम नहीं है। हम खाना खाते हैं, पसीना निकलता है, टॉयलेट निकलता है, एक्सक्रीटा निकलता है, सब कुछ निकलता है। मतलब हम भी लगातार नेचर से एक्सट्रैक्ट हैं, हम भी क्लोज़ सिस्टम नहीं है। हुँ, क्या ये गैलेक्सी क्लोज़ सिस्टम है? गैलेक्सी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बात हो रही है यहाँ पर पूरे यूनिवर्स की, हुँ, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स के अंदर जो अल्टीमेटली जब हम एंट्रोपी का पूरा टोटल मारेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये बढ़ रही है। हो सकता है कहीं पर घट रही हो, कहीं पर हाँ, बढ़ हाँ, रही हो, हाँ, कहीं पर घट रही है, कहीं पर बढ़ रही है, लेकिन जब टोटल मारेंगे, तो हमें पता हाँ। चलेगा कि ये ओवरऑल बढ़ रही है। ये यूनिवर्स है के लेवल मतलब पर इसका। बढ़ रही है। हाँ, हाँ, और हर पॉइंट पर हो सकता है कि अर्थ पर या फिर किसी और गैलेक्सी में, किसी प्लैनेट पर वो बिल्कुल नॉर्मल हो, वो घट ही रही हो, मतलब नॉर्मल ही हो वो। प्लैनेट पे नहीं, मतलब कहीं कुछ जगह पे, जैसे कि कहीं अगर कोई चीज़ ऑर्डर में आ रही है, कहीं कोई चीज़ गर्मी से ठंड की तरफ जा रही है, तो कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे ना, तो ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। जब हम हुँ, उसका जो टोटल मारेंगे ना, हुँ, तो हुँ, वो कम ही होगी। मतलब जैसे कि मान लो कि एक घर के अंदर 10 लोग हैं, ठीक है ना? 10 हुँ, लोगों के 10 अकाउंट हैं अलग-अलग। उसमें से हुँ, खर्च भी हो रहा है, आ भी रहा है पैसा, ठीक है? हुँ, हुँ। बाद में जब पूरे महीने होने के बाद जब हमने टोटल मारा, तो हमें पता चला कि हमने पैसा महीने में खर्च ही करा है। हमारे पास आया कम है, खर्च ज़्यादा हो गया। बाद में एंट्रोपी चेक किया, एंट्रोपी हुआ। हाँ, हाँ। समझ गया, एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है भाई, यहाँ तो यार। इंक्रीज़ ही होगी, वो कम नहीं हो सकती। वरना हाँ, 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 हाँ। ये नहीं तो क्या लोगों को करते इस हैं, बारे में ये हुँ, इंडिविजुअल लेवल पे चेक करते हैं। ये कहेंगे, देखो अगर एंट्रोपी बढ़ रही होती तो फिर ऑर्डर कैसे हो जाता? फिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे बन गए? ये तो बड़े ऑर्डरली हैं। ये ऑर्डर इनमें कैसे हुँ, आ गया? तो अगर यहाँ यहाँ कम हुई तो कहीं और बढ़ गई। टोटल एग्ज़ैक्टली। जो वो है ना, जो एंट्रोपी का जो लॉ है, थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल जो है, वो जो बात कह रहा है उसको पूरा समझो क्यों क्या कह रहा है वो। अगर उसको समझोगे तो फिर ऐसी बातें नहीं करोगे आप। हाँ, हाँ, हाँ। सो अभी हम थोड़ा-सा अगले स्टेज पे चलते हैं। अगला मेरा पॉइंट मेरा थोड़ा-सा रहने वाला आपके हिसाब से जो ह्यूमन कॉन्शसनेस है, जो इंसान की कॉन्शसनेस है, वो दरअसल एग्ज़ैक्टली में काम कैसे करती है? मैं बिल्कुल बायोलॉजिकल लेवल पे नहीं जानना चाहता था। एक सिंपल मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बताएँ कि हाँ भाई, लोगों को पता लगे कि हाँ भाई, ह्यूमन कॉन्शसनेस ऐसे काम करती है। देखो एग्ज़ैक्टली अभी जो कॉन्शसनेस है कैसे काम करती है, तो पूरा आंसर अभी नहीं है किसी के पास में भी। हुँ, कुछ ठीक है। थ्योरीज़ हैं जो कि हम जिसकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि भई ये शायद इस तरह से हो रहा होगा। तो वो आइडिया ये है कि जो हमारा ब्रेन है उसके कई डिफरेंट पार्ट्स हैं। वो अलग-अलग वर्क करते हैं। उसके ऊपर से फिर एक लेयरिंग है जो कि उन सब में जो अलग-अलग पार्ट हो रहे हैं उनको जो है एक तरह से मॉनिटर करती है या ऑब्ज़र्व करती है, और हुँ, उसके हिसाब से फिर एक मिला-जुला रिस्पॉन्स जो है वो बिल्ड होता है। हुँ, साइंटिस्ट का कहना है कि जो कॉन्शसनेस है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि ब्रेन के जो अलग-अलग पार्ट्स हैं, उनके बीच में जो कुछ हो रहा है, उसको जो है एक ऑब्जर्वेशन में लेकर आता है और उसको उसके प्रति जो हमारी अवेयरनेस जो है बिल्ड करता है। जिसकी वजह से शायद कॉन्शसनेस, क्योंकि जो अलग-अलग पार्ट हैं उनको आपस में सिंक करके काम कराने के लिए एक सिस्टम चाहिए। हुँ। तभी एक तो ये एक मतलब एक एक। वो मैं भूल जाऊँगा, सॉरी मैं भूल जाऊँगा। एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है इसी चीज़ के लिए कि भई एक ऐसा कोई वो होता है एक्सपेरिमेंट जहाँ पर बताते हैं कि एक नकली हाथ रखा गया था, समथिंग लाइक दैट। हुँ, आपने हुँ। सुना होगा, वो एग्ज़ैक्टली क्या था? हाँ, वो ये था कि मैंने सुना बहुत है बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं बताता हूँ क्या है वो। हुँ, वो ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भई जो मेरा शरीर है, तो मैं अपने शरीर को मैं पूरा पहचानता हूँ कि मेरा अंग कौन-सा कहाँ पर है, और मेरे को मेरे होने का बोध है। मैं अपने को अपने शरीर के अंदर अनुभव करता हूँ। तो हुँ, वो एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि हमारा ये जो एक्सपीरियंस जो है, वो भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि काइंड ऑफ इल्यूज़न है, और उस इल्यूज़न को बहुत ईज़िली ट्रिक कर सकते हैं हम। उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं वो, कि एक बैरियर क्रिएट करते हैं टेबल पर। एक तरफ आपका हुँ, असली हाथ रखा जाता है और एक तरफ एक नकली हाथ बिल्कुल आपके हाथ जैसा जो लग रहा है उसको कवर करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है? हुँ, उसके बाद जो आपका असली हाथ है वो आपके नज़रों से, क्योंकि उसके बीच में बैरियर है, वो आपको ठीक से नहीं, मतलब दिखता नहीं है वो। जो आपका जो नकली हाथ जो रखा हुआ है वो आपको दिखता है, वो आपकी नज़र में आता है। हुँ, उसके हुँ, बाद वो कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे कि आप अपने असली हाथ को भूलकर जो नकली हाथ है उसको अपना असली हाथ समझने लगो। और उसके लिए क्या करेंगे कि हाँ, वो जो एक ब्रश लेंगे, उस ब्रश से हुँ, आपका जो असली मारेंगे। हाथ है उस पर करेंगे, और दूसरी तरफ जो आपका नकली हाथ है उसको भी टच करेंगे। तो धीरे-धीरे जो आपके सेंसेशंस हैं, जो आपका जो हुँ, बॉडी मैप है, वो शिफ्ट हो जाता है आपके असली हाथ से नकली हाथ की तरफ। आपको लगने लगता है आपका जो नकली हाथ है
वही आपका असली हाथ है। क्योंकि आपको जब वो हाँ, ब्रश कर रहे हैं तो आपको सेंसेशन फ़ील हो रहा है वहाँ पर। हाँ। अब वो क्या करेगा, तो करते-करते अचानक से हथौड़ा लाके उसको मार देगा। लोगों की चीख निकल जाती है। हाँ, मतलब सोचो कि वो नकली हाथ है, उसको वो अपना असली हाथ समझ ले। दैट मीन्स कि जो हम सोचते हैं कि मैं अपनी बॉडी के अंदर हूँ, मैं अपने आप को बॉडी के अंदर महसूस करता हूँ, ये भी एक इल्यूज़न है, जो कि हमारा ब्रेन क्रिएट करता है। मुझे पता है इससे एक वो याद आ रहा है, एक रील याद आ रहा है। एक छोटी बच्ची होती है, उसने पानी का पाइप हाथ में ले रखा होता है, वो उसका वो दबा देती है, ट्रिगर पानी का, और खुद ऐसे डरती रहती है पानी मार के। और उसको पता नहीं कि उसी की वजह से हो रहा है, वो छोड़ दे बस उसको। यानी कहीं न हाँ, कहीं इसी प्रकार की चीज़ें जो हमको इल्यूज़न में डाल देती हैं। यस, 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 यस। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में भी काफ़ी लोग उसको कोट करते हैं बार-बार कि भई ऐसा है, ये इसको लेकर भी काफ़ी सारे मतलब कुल मिलाकर इसको डेस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे नहीं हो रहा है। हमारा ब्रेन इसको अपना पार्ट समझ रहा है, तो मतलब ये कि कहीं न कहीं कॉन्शसनेस जो है वो हमारा हाथ का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बचाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई न कोई फिर वही है कि भई कोई कॉन्शियस बीइंग है जो कि हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, तो वो काम कर रही है फिर भी। यानी हमारी कॉन्शसनेस जो है हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, इसलिए वो फिर भी काम कर रही है। देखो नहीं, हम नहीं, अब इसके ना अलग कई से और भी बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे कि पहले कुछ एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते थे, अभी आजकल तो हाँ, ये नहीं करते ऑपरेट। तो पुराने टाइम में मतलब साइंटिस्ट ने एक तरीका खोजा था, और वो तरीका ये था कि मैं जैसे मान लो कि किसी को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, मतलब, है ना? तो उसमें वो हुँ, क्या करते थे कि उन्होंने देखा कि भई ये जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उसमें हलचल होती है, जिसकी वजह से इसको ये दौरा पड़ता है। तो हुँ, उन्होंने क्या करा कि जो हमारे जो राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन के बीच में एक कुछ कनेक्टिव जो टिश्यूज़ हैं, उनको उन्होंने डिसेक्ट कर दिया, काट दिया बीच में से, हुँ, ठीक है ना? तो एपिलेप्सी तो ठीक हो गई। लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई। वो समस्या क्या थी कि चूँकि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन अलग-अलग चीज़ों को हैंडल करता है, ठीक है ना? अब उसमें समस्या ये हो गई कि समटाइम क्या होता था कि अ, जैसे मान लीजिए कि अब उसने कहीं हाथ रखा हुआ है, ठीक है? आपने एक हथौड़े से उस पर हिट करने की वो करी, कोशिश करी, उसने हाथ हटा लिया। हुँ, अब आपने हाँ, उससे पूछा कि आपने हाथ क्यों उठाया? हुँ, अब उसके पास जवाब नहीं है, उसने हाथ क्यों उठाया? हुँ, क्योंकि जो हमारी जो मतलब जो उसने हथौड़ा मारा था और जो हाथ हटाना था, जो उसका जो मतलब एक्सप्लेनेशन जो जिसको देना था जिस ब्रेन को, वो हुँ, ब्रेन हुँ, वहाँ से कट हो चुका है। तो उसने हाँ, हाथ तो हटाया, उसका दैट मीन्स कि ब्रेन का कोई पार्ट काम कर रहा है, उस एक्शन के लिए उसको उसने हाथ हटा लिया वहाँ से। हुँ। लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं है वो चीज़। उसको उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो उसको रिकॉल नहीं कर पाया ब्रेन में कि यार मैंने कुछ किया भी है ऐसा। हाँ, ऐसे ही हुँ, एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं फैंटम हैंड। ओके। फैंटम हैंड करके आप सर्च करोगे, एक बीमारी होती है। उसमें मतलब उसमें क्या हो जाता है कि वो अ फैंटम हैंड है, समटाइम्स फैंटम आई थिंक फैंटम हैंड है या कुछ और बीमारी है। एग्ज़ैक्टली नाम भूल रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि जो हमारा जो कोई बॉडी का पार्ट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मतलब हुँ, मेरा जो लेफ्ट हैंड है, वो ऐसा मेरे कंट्रोल से बाहर है कि वो कभी-कभी आके मेरा गला दबा सकता है। ओह! ये ज़ॉम्बी। भी बीमारी है। हाँ, ज़ॉम्बी हैंड बोलते हैं, पता नहीं फैंटम हैंड बोलते हैं, मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड भूल रहा हूँ। तो ये भी हुँ, दिक्कत है, मतलब उसकी अगर हम कहते हैं कि कोई कॉन्शियस बीइंग है, कॉन्शियसनेस है जो कि हमारी हुँ, बॉडी में है और हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, तो हमारी कॉन्शियसनेस में क्यों क्यों नहीं आ रही वो चीज़? तो फिर तो हमारी हुँ, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आनी चाहिए ना। वो हाँ। तो वो डाउट डाउट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा कि अ, एक सामने स्क्रीन है, उस स्क्रीन में एक डॉट है, वो रन हो रहा है। आप हुँ, उसको कभी भी बटन दबा के रोक सकते हो कहीं पर भी, ठीक है ना? हुँ, उधर उन्होंने साइंटिस्ट ने जो प्रोब्स हैं आपके ब्रेन में कनेक्ट कर रखे हैं, हुँ, वो मेज़र कर रहे हैं कि जब भी आपको रोकने की इच्छा करे, आप फ्रीली कभी भी इसको रोक सकते हो। तो उन्होंने ये पाया कि जिस समय आपके ब्रेन में आप ये डिसीज़न लेते हो कि मुझे इसको रोकना है, हुँ। उससे कुछ मिलीसेकंड पहले साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब आप ये डिसीज़न लोगे। मतलब आपके ब्रेन में ओह! आपकी कॉन्शियसनेस में वो चीज़ आने से पहले डिसीज़न हो चुका होता है। हुँ। हम एक्ट बाद में कर रहे हैं। एक्ट बाद में कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ब्रेन जो है एक्चुअल में कई लेयर्स के अंदर है। जो ब्रेन के जो पार्ट हैं वो फ्रीली वर्क करते हैं, किसी चीज़ पर कोई प्रॉब्लम है उसको एनालाइज़ करते हैं। हुँ, उसके बाद में कोई डिसीज़न लेते हैं कि अब क्या करना है। लेकिन वो हुँ, चीज़ हमारे कॉन्शियसनेस में बाद में आती है। ट्रू।
ट्रू, 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 तो ट्रू। ये चीज़ ये है कि कोई चीज़ ऊपर से आके हमको कंट्रोल कर रही है, वो चीज़ ठीक नहीं लगती, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है वो ये बताते हैं कि हाँ, एक्चुअल में ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ना कि ऊपर से नीचे की हुँ, तरफ। कि कोई ऊपर से चीज़ हुँ, कोई आकर हमें हमारी जो ब्रेन है उसको कंट्रोल कर रही है, वो चीज़ नहीं है, बल्कि जो डिसीज़न है ये नीचे से निकल कर आता है और कॉन्शियसनेस में हमारे बाद में आता है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इसी प्रकार के तो वो है ना जहाँ पर ये बिल्कुल बारीक माइक्रो लेवल पर चले जाएँगे, बिल्कुल ही माइक्रो लेवल पर कि भई कहीं तो फँसाना है यार, है ना? और अब आजकल एक नई चीज़ और चालू हो गई है कि इनका मुझको समझ नहीं आता एग्ज़ैक्टली इनका फ़ॉर्म ऑफ गॉड क्या है? इनका गॉड का फ़ॉर्म जो वो क्या समझते हैं गॉड को? क्योंकि मैं सवाल ये मैं आंसर मैं करता हूँ, मैंने वहाँ भी किया, मैं हमेशा करता हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि कभी बोलते हैं कि हम उस गॉड ऑफ फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो उस गॉड ऑफ फॉर्म की बात कर रहे हैं जो किसी धर्म से एसोसिएट नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर बाद में दिखाना उनको वेदों में ही है ना? दिखाना उनको कुरान के अंदर ही है ये, बाकी बात उसकी नहीं कर रहे होते हैं। सो आपने देखा है कि जब हम पूछते हैं कि मैं इस सवाल को पूछता भी हूँ कि वो तुम अगर गॉड की बात कर रहे हो, तो उस गॉड के फॉर्म क्या समझते हो? तो कि भई तुम्हारे नज़र में गॉड कैसा देखने में कैसा होगा? मैंने पूछता हूँ कि वो इंसान के जैसा है? क्या इंसान के अंदर भी वो आदमी है ना? औरत नहीं है? और क्या उसके 2 हाथ, 2 नाक 2 हाथ, 2 पैर और नाक इंसान की तरह दिखने वाला है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या वो कुत्ता है? क्या वो गधा है? क्या वो मछली है? क्या वो है? तो वो उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं ऐसे थोड़ी हम थोड़ी बोल रहे हैं। भई लेकिन मत्स्य पुराण तुम्हारे मछली वाला जो हिसाब-किताब है वो तो उसी में आता है। तो मेरे सवाल भी तो जायज़ है ना, अगर तुम उसको नहीं मान रहे हो, तो ये अपना क्लियर भी नहीं कर पाते कि वो एग्ज़ैक्टली किस गॉड ऑफ हम की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि हम किसी चीज़ को जब मानेंगे तो एंटायर मानेंगे। जैसे कि अब वो बोलते हैं कि हम उस गॉड की बात कर रहे हैं जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, इसको कोई छू नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, टेस्टिफाई नहीं कर सकता, हम उसको कैसे भी टेस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये चीज़ हमारे वेदों में या फिर हमारे कुरान में या फिर मैं हर ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, हर धार्मिक ग्रंथ या फिर हर धार्मिक व्यक्ति जो क्लेम करता है कि इसमें लिखा हुआ है। लेकिन फिर उस धार्मिक ग्रंथ या फिर उस धर्म के अंदर भगवान की भी कॉन्सेप्ट है। हुँ। तो क्या तुम उनको सबको डिनाई कर रहे हो? तो ये फॉर्म ऑफ गॉड है, एग्ज़ैक्टली वो खुद नहीं क्लियर उनका गॉड का फॉर्म क्या है? वो क्या है? क्या वो पार्टिकल है? तो पार्टिकल बोल दो ना, भगवान ही क्यों बोलना है तुम्हें? है सही ना? बात है। कुछ लोग कहते इस हैं कि जो एनर्जी है वो गॉड है, क्योंकि साइंस कहता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती। हाँ, तो भई कौन-सी पोटेंशियल है, काइनेटिक है, कौन-सी एनर्जी है? हैं? तो ये जो है, ये बड़ा उछल-कूद करने वाला मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है कि जो इनका गॉड ऑफ फॉर्म है, वो एग्ज़ैक्टली क्या है? और धर्म ग्रंथों के हिसाब से क्या वो समझते हैं? एक्चुअल में इनका जो फॉर्म ऑफ गॉड है ना, वो बदलता रहता है ज़रूरत के हिसाब से। वो हुँ, डिपेंड करता है कि सामने कौन है। हाँ। सामने अगर कोई उनके ही मतलब मत का बंदा है, तो फिर हुँ, उसको वो अलग तरह से समझाएँगे। फिर वहाँ पर ये वाले पैंतरे नहीं अपनाएँगे जो हमारे साथ अपनाते हैं। हुँ। अगर तो कोई नास्तिक है सामने, तब हाँ, फिर वो जो फॉर्म ऑफ गॉड होगी, वो हमेशा ऐसी होगी जो कि फॉर्मलेस है, ये लेस है, वो लेस है और वो कहीं यूनिवर्स से परे या मे बी ब्रह्मांड वो उसके बिग बैंग से परे कहीं जाकर बैठा हुआ है। या फिर वो हुँ, ऐसा होगा जो कि किसी तरह से आप उसको जाँच नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो सब जगह समाया हुआ है। ठीक है हाँ, ना? ग्रंथों की बात करें, ग्रंथों के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी ये होती है, जब मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं वो, मतलब विशेषण यूज़ हुँ, करते हैं गॉड को डिस्क्राइब करने के लिए, कि हुँ, वो ये है, अचिंत्य है, अनित्य है, ये है, फला है, ढिमका है, ये है, वो है। ठीक है? हाँ। उसके बाद कहते हैं कि वो आप उसको किसी तरह जान भी नहीं सकते। ओ भाई, तो फिर ये जो इतने सारे विशेषण तुम निकाल कर लाए, कहाँ से लाए? कैसे पता करा आपने? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और आपकी ही एक बहुत अच्छी अजीज़ दोस्त है और आपके एक अजीज़ दोस्त हैं, एक आचार्य प्रशांत हैं, उनकी फ़ैन हैं। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आपने बोला ही था। सो उन्होंने एक वीडियो बनाया, मैंने भी आज इसके ऊपर एक वीडियो डाला कि भई अगर तुम ईश्वर की बात करोगे, तो ईश्वर का तुम्हें नाम ही नहीं लेना है। अ, अगर उसका नाम ले हुए तो नाम बेकार है। ईश्वर के बारे में तुम सिर्फ़ सोच सकते हो, ऐसे आराम से बैठ के सोचो। तुम बस उसको फ़ील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। भाई वो वोल्डेमॉर्ट है क्या उसका नाम नहीं ले सकते हम? है मतलब समझ नहीं आता कि फिर तो रिसर्च बेकार है, फिर तुम जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक लगे पड़े हैं, वो फिर तो बेकार है। आदमी सोचना छोड़ दे बस यानी मान लो कि है। हुँ, नाम नहीं लोगे, कोई नाम नहीं दोगे, कोई बताओगे नहीं कि कैसा है। तो भाई मैंने कल वीडियो देखा आपको शायद मैंने वीडियो शेयर किया था मे बी, है ना? हाँ, किया था, किया था।
नहीं, तो उपनिषद तो खुद कहता है, आप कठोपनिषद पढ़ो, कठोपनिषद के आई थिंक 3rd वल्ली जो है, उसके लास्ट में कहीं आता है, कोई श्लोक है जो ये कहता है हुँ। कि अ, ब्रह्म को जानने के लिए पहले मानना ज़रूरी है। पहले मानो कि हाँ, है ही, उसके बाद शुरुआत करो। ये तो वाली बात हो एग्ज़ैक्टली। गई। ये पहले विश्वास वो करो, फिर इस्तेमाल करो, ना कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मतलब और पहले हम ये उसको चीज़ हम हमको जानने की परेशान भी कोशिश कर करें, रही है ना। टेस्टिफ़ाई करें, उससे पहले हमें विश्वास करना ज़रूरी है कि हाँ, वो तो है ही। हाँ, हाँ, हाँ। और यही तो रीज़न है, यही तो रीज़न होता है कि जब हमें कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो हम वहाँ भगवान को लगा देते हैं। ये हमारी बचपन की फ़ोर फीडिंग ही तो दिखाता है, ये हमारे पालन-पोषण तो दिखा रहा है, जो हम भगवान को मानते आए हैं कि भई जहाँ पर साइंस आकर फँस जाए, जहाँ पर हमें पता लगे कि जवाब नहीं है, वहाँ हमेशा से ही भगवान को लगाया गया है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मान के चलो कि ब्रह्म है, ऐसे कुछ था, है ना? हुँ, तो ये तो फिर परेशान करने वाली बात है ही ना कि भई वो तो लगाएँगे लगाएँगे। अगर कोई वैज्ञानिक को कोई नास्तिक व्यक्ति होगा, वो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज़ देखना चाहेगा जो कि कोई न वो डेफ़िनेटली कोई न कहीं फिज़िक्स होगी डेफ़िनेटली, कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगी जिसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को नहीं पता है ना? तो तो इसके बाद अब एक 10 मिनट हम बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर करे हैं और मुझे लगता है कि हम फिजिक्स के ऊपर बात ना करके, फ़ॉर्मूलाज़ के ऊपर बात ना करके, हम वो टेक्निक्स आपको बता रहे हैं एज़ ए एथीस्ट कि थीस्ट लोग किस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा उनकी सुई कहाँ जाके अटकती है। इस पॉडकास्ट को दोबारा देखना, 10 बार ही देखना हम बात क्या कर रहे हैं। सो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरा लास्ट है जो एथिज़्म को लेकर, एथीस्ट को लेकर। हुँ। आप अर्पित भाई आप अपने आप को क्या समझते हैं एग्ज़ैक्टली? देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बजाए कि हम किसी परिभाषा को पकड़ लें और फिर उसके हिसाब से खुद को ढालें या उसमें फिट करने की खुद को कोशिश करें, क्यों करना है? भई परिभाषाएँ हमने बनाई हैं ना। जो शब्द, शब्दावली, परिभाषाएँ, ये इसका जो मतलब ये हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, ना कि इसलिए कि हम इनके अनुसार ढलें। भई मेरे को एथीस्ट अगर कोई एथीस्ट वर्ड से कोई मेरे को डिफाइन कर रहा है, तो मेरे को क्या पड़ी कि मैं उसकी परिभाषा के हिसाब से ढालूँगा खुद को? मैं तो सीधे-सीधे बोलूँगा ना कि भई मैं क्या मानता हूँ? मेरा मेरा क्या थॉट प्रोसेस है? मैंने आपको बता दिया। अब ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ किसमें शब्द में मेरे को फिट करना है, आप करते रहो। मेरे को उससे मतलब नहीं हुँ, है। ये हुँ। लोग उल्टा ही गेम खेलते हैं। ये कहेंगे नहीं, 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 फला ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और फला डिक्शनरी को इसमें तो इसका मतलब ये दिया है। अरे एथिस्ट दिया अलग है, होगा यार। नास्तिक अलग है। एथिस्ट अलग है, नास्तिक अलग है। हाँ, भाई नास्तिक नास्तिक तो वो थे जो कि वेदों को मना करते थे। तुम नास्तिक थोड़ी हो। तो ये है। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि जो शब्द हैं वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। हम जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई नई चीज़ है हमने देखी। अब वो हम उसको बार-बार पूरा इसकी कहीं की एक पेज की व्याख्या करना वो सुविधाजनक नहीं होता। हमें जैसे मान लो मेरे को आपको बताना है कि भई किसी चीज़ के बारे में बताना है। तो मैं उसकी पूरी व्याख्या करूँ 1-2 पेज की, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो हम क्या करते हैं उस पूरी जो व्याख्या है उसको कोई एक शब्द देने की कोशिश करते हैं। ताकि जब मैं वो शब्द बोलूँ आप समझ जाओ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये हुँ, बेसिकली हम अपने सुविधा के लिए शब्द बनाते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर किसी ने कोई शब्द बना लिया, लेकिन हमेशा जो दुनिया में जो चीज़ें होती हैं, वो हुँ। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो आपने जो परिभाषाएँ बना रखी हैं, उसके अंदर फिट बैठे। जैसे कि बिल्कुल। लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि भई हुँ, ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है। ये हमने एक आम समझ के लिए एक परिभाषा बना ली, कि जब हम कह रहे हैं कि भई लिविंग चीज़ की बात कर रहे हैं, तो लोग समझ जाएँ कि भई लिविंग का मतलब क्या? नॉन लिविंग की बात कर हुँ, रहे हैं, तो समझ जाएँ क्या? लेकिन इनके बीच में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते यार ये लिविंग है या नॉन लिविंग। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस। वायरस के बारे में उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी तो लिविंग की है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन लिविंग की है। अब आप उसे लिविंग में हुँ, रखोगे, नॉन लिविंग में रखोगे। ऐसी चीज़ें हुँ, बहुत सारी एग्ज़िस्ट करती हैं, जो कि जिनको कि किसी परिभाषा में डालना मुश्किल हो जाता है। तो ये है ही और लोग परिभाषा बनाते रहते हैं और परिभाषाएँ जो हैं हमेशा जो एथीस्ट की जो परिभाषाएँ हैं, नास्तिकों की जो परिभाषाएँ हैं, वो हमेशा आस्तिकों ने बनाई हैं। नास्तिकों ने अपनी कोई परिभाषा नहीं बनाई। ट्रू। ये खुद ही परिभाषा बनाते हैं क्योंकि कोई जो इनकी थ्योरी को बाय नहीं करता, जो इनके अंधविश्वास को बाय नहीं करता, कहता भई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं तुम्हारे इन चीज़ों मेरे को मैं मेरे नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं बाय करता आपका। अब इसको हुँ, कुछ ना कुछ नाम देना है इनको और नाम ऐसा देना है ताकि इसको बदनाम कर सकें। तो इसको नास्तिक कहेंगे, नास्तिक, एथीस्ट कहेंगे, काफ़िर। काफ़िर कहेंगे, ये नहीं मानता हमारी बात को, इसलिए ये है। हाँ, सही तरीका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सही तरीका पता क्या है? हालाँकि अब कुछ तो कहना ही पड़ेगा, एथिस्ट या फिर कुछ तो कहना ही पड़ेगा। आप भी अपने आप को कुछ बोलेंगे, आपको भी एक नाम है अर्पित है, मेरा नाम दीपक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
क्योंकि इस पर आजकल आचार्य प्रशांत जैसे लोग जो हैं, मैं क्लियर बोलता हूँ कि उन्होंने ऐसा आटा गूँधा हुआ है डेफिनेशंस का, वो भगवान की डेफिनेशन बदल देते हैं, धर्म की डेफिनेशन को बदल देते हैं। हर चीज़ को उन्होंने ऐसा खींच दिया है, ऐसा डिस्टॉर्ट कर दिया है कि एग्ज़ैक्टली हम अपने अपने आप को कहें क्या, हमें डाउट होता है। तो मुझे क्या लगता है कि जब मैं कभी कह देता हूँ ना कि मैं एथिस्ट हूँ, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, भाई मैं एथिस्ट हूँ ना, तो मैं ऐसा एथिस्ट हूँ कि मैं धर्म ग्रंथों को नहीं मानता हूँ। धर्म ग्रंथों के द्वारा लिखे हुए या फिर उनके माने गए भगवानों को नहीं मानता हूँ। मैं किसी सुपरनैचुरल चीज़ों में नहीं मानता हूँ और सुपरस्टिशंस वगैरह में नहीं मानता हूँ, मैं वैसा वाला नास्तिक हूँ। मैं वो नास्तिक हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नास्तिक हैं जो बोलते हैं कि नास्तिक तो है लेकिन मैं मंदिर भी चला जाता हूँ। तो मैं भाई वो नहीं हूँ। तो आप उस मामले में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, नहीं, मेरा तो ये है अगर कोई मेरे से पूछता है ना कि आप क्या हो? तो मैं सीधे-सीधे बोल देता हूँ कि भई मेरे को कोई एविडेंस नहीं मिला आज तक, ना तो किसी भी तरह के गॉड का, जो भी जितने भी आप एक्सप्लेन करते हैं किताबों में है आपके, या फिर आप अपनी तरह से जो एक्सप्लेन करते हैं, ये है, वो है, उसका किसी का कोई एविडेंस नहीं है। अब चूँकि एविडेंस नहीं है, तो हुँ, फिर मेरे पास बिलीव करने का कोई रीज़न ही नहीं है। मैं कैसे बिलीव करूँ? भई बिलीव करने के लिए कोई हुँ, ठोस आधार तो होना चाहिए ना। जब वो ठोस आधार ही नहीं है, तो कोई कारण ही नहीं है बिलीव करने का। ये कोशिश ये करते हैं, ये करते हैं कि जो एथीस्ट है, ये हुँ, मतलब ये कहने की कोशिश करते हैं, जो एथीस्ट है वो ये दावा कर रहा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये दावा नहीं है भई हुँ। हमारा। हमारा जो मतलब है वो मान ही सिर्फ़ रहे इतना हैं। है, हम मान नहीं रहे भई, आप लेकर आए कोई क्लेम कि हुँ, गॉड एग्जिस्ट करता है और देखो ये इस तरह से हम इसको साबित करेंगे। हमने वो सारी चीज़ें देखी, हमने कहा भई मेरे को समझ में नहीं आया। आप साबित नहीं कर पाए, ऐसे सबूत नहीं है इसके। अब आपके मेरे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है बिलीव करने का, तो मैं बिलीव नहीं करता। हुँ, बस सिंपली आप कोई आइडिया लेके आए, मैंने कहा आई डोंट बाय इट। मैं नहीं बाय करता इसको। अब हुँ, मैं नहीं बाय, ये मामला सिर्फ़ इतना सिंपल सा है। अब इसमें मैं ये थोड़ी हो गया कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि भई जो है गॉड एक्जिस्ट नहीं करता। मेरा ऐसा कोई क्लेम नहीं है। भई आप ही आपका आइडिया आप लेकर आए, आपने एक्सप्लेन करा, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को उसमें कोई हाँ, ठोस आधार दिखा नहीं, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं मानता। इतनी सिंपल हुँ। सी बात है। लेकिन ये कहेंगे नहीं, नहीं एथिस्ट है तो दैट मीन्स आप कह रहे हो कि गॉड एक्जिस्ट नहीं करता, अब इसका प्रूव आप करो कि गॉड एक्जिस्ट नहीं करता। पागलपन एग्ज़ैक्टली वाली बात है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर डाल दिया है हमारे ऊपर डाल दिया। ये कि मतलब भाई ऐसी तुम बात है कि बताओगे, मैं तो ये मान रहा ऐसी हूँ है। बात है, ये ये कुछ ऐसी बात हो गई कि जैसे मान लो कि मैं किसी पर इल्ज़ाम लगा दूँ कि भाई तूने मेरे से 1 लाख रुपए उधार लिए, मेरे वापस कर। तो कहेगा भाई हाँ, 1 लाख रुपए उधार लिए तो ला, मेरे को कोई सबूत-वबूत दे, कहीं हम हाँ, लिखत पढ़त में लिखा हो या कहीं वो हाँ, अकाउंट में तो ट्रांज़ैक्शन होगा। हुई हो। मैं कहूँ भाई सबूत हाँ, मेरे पास नहीं है। तू ये हाँ, साबित कर कि मैंने नहीं लिए। हाँ। वो बोले भाई क्या बताऊँ मेरे मुँह से निकल गई। हाँ, यही बात है एग्ज़ैक्टली बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर डाल दिया जाता है कि भाई आप नास्तिक लोगों के ऊपर तुम साबित करो कि नहीं है। और जबकि जब डिबेट वगैरह भी होती है कभी तो ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हम तो मान रहे हैं कि इसके पीछे का कॉज़ भगवान है। वरना तुम साबित कर दो इसका रीज़न क्या है? मतलब वही मतलब आप साबित कर दो कि क्वांटम फ्लक्चुएशन क्यों हो रहे हैं? वरना आप साबित कर दो कि जो मैटर है, जो एटम है, वो अपने आप को बैलेंस क्यों करना चाह रहा है, सस्टेन क्यों करना चाह रहा है? ऐसा लग रहा है कोई हमको तो लग रहा है कोई ना कोई कॉन्शियस है और कॉन्शियस वो भगवान है। तुम साबित कर दो कि नहीं है। अरे भाई तुमने डेफिनिशन बनाई, आपने सोचा कुछ, आपके सोचे हुए को हम मान लें और दिक्कत पता है क्या है? भाई ये फिलॉसफी को बहुत सीरियस लेते हैं यार। इतना सीरियस ले लेते हैं हर फिलॉसफी को कि उस फिलॉसफर ने ये कहा, उस फिलॉसफर भाई फिलॉसफी इज़ जस्ट अ फिलॉसफी, हाँ, फिर है भाई ना? वो भी तो इंसान ही है ना। और वो हाँ। इंसान भी है जो कि आज से 100-200 साल पहले कुछ कह के चला गया। उसके बाद से समय हुँ, इतना निकल गया। यार आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो ना भाई। ये थोड़ी कि जो वो कह गया वो पत्थर की लकीर हो गई, या उसी के आधार पर आप चलोगे, उसी के आधार पे जज करोगे। अपना दिमाग भी हुँ। इस्तेमाल करो। जो उसने कहा है उसको एग्ज़ समझो, आप उसको लग रहा है कि उसमें यार कुछ चीज़ आप ऐड कर सकते हो, कोई चीज़ आपको गलत लगती है हटा सकते हो, बिल्कुल हुँ, करो। हुँ। फिलॉसफी कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जो कि कोई फिक्स हो गई। कोई फिलॉसफर जो बात कह के चला गया वो पत्थर की लकीर हो गई। नए फिलॉसफर आते हैं, वो चीज़ों को बदलते रहते हैं, नई-नई तरीके से उसको अलग-अलग व्याख्याएँ करते हैं। हुँ। नहीं मतलब मैं इस बात को मैं मानता हूँ, ये शायद आप भी इस बात को बिल्कुल मानते होंगे, फिलॉसफी की इम्पोर्टेंस है, इस बात में कोई शक नहीं है। हुँ। फिलॉसफी की बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर फिलॉसफी बहुत इम्पोर्टेंट रखती हो, है ना? उसका कुछ फिलॉसफर तो ऐसे हैं कि जिनकी बातों में मुझको ऐसा लगता ही नहीं कोई लॉजिक है। बहुत सारे फिलॉसफर ऐसे रहे हैं जिनको मैंने मतलब नाम से पता नहीं, मैं बस सुनते रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पर। तो हर किसी फिलॉसफी को इतना सीरियस ले लेना कि आप एक्सट्रीम लेवल पर चले जाएँ, तो मेरे को तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है। इम्पोर्टेंस है इस बात में हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको सीरियस ले लेना, इतना ले लेना कि आप केवल फिलॉसफी से ही भगवान को साबित कर देंगे,
आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन होगी ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लमैटिक चीज़ वहाँ से क्रिएट हो जाती है। सो आज का ये हमारा 1 घंटे का बातचीत, हमारी 1 घंटे की लगभग बातचीत एक और लोगों को मटेरियल मिल चुका है इसके ऊपर अच्छा रोस्ट बनाने के लिए, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा लाइव स्ट्रीम करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस और मुझे तो उम्मीद है इस बात की कि भई ऐसा कुछ होगा। मैं चाहता हूँ कि हमें क्रिटिसिज़्म करें, वी मोस्ट वेलकम यू। हम आस्तिक लोग नहीं हैं, हम धर्म ग्रंथ या धार्मिक लोग नहीं हैं, आप हमारा क्रिटिसिज़्म कर सकते हो। सो अर्पित भाई आपका कोई लास्ट स्टेटमेंट और उसके बाद हम इसको चर्चा को बस यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो कोई भी जो बात है ना इसमें कोई सबसे पहले तो जो आस्तिक लोग होते हैं मैं उनको चाहता हूँ कि एक बार वो हुँ, थोड़ा-सा अंदर अपने क्या चल रहा है उसको झाँक कर देखें। और ये ना स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। आप धर्म की बात करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, लेकिन एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत ज़्यादा दूर हो। जो स्पिरिचुअलिटी अगर कोई ट्रू मीनिंग हो सकता है, उसका वो मीनिंग मीनिंग यही है कि आप अपने अंदर देखो अंदर क्या चल रहा है। और अगर आप अंदर देखना शुरू कर दोगे, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये जो मेरे अंदर जो चुल है ना गॉड को साबित करने की, ये कहाँ से आ रही है? मेरे अंदर ये जो हुँ, चुल है कि मैं अपने धर्म ग्रंथों को सही साबित कर दूँ, ये चुल कहाँ से आ रही है? और ये चुल जिस दिन आपकी शांत हो जाएगी ना, उस दिन आप एक हुँ। बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ख़ैर बहुत-बहुत शुक्रिया अर्पित भाई आपका आने के लिए और मुझे उम्मीद है कि शायद हमने सही से हर चीज़ कवर कर ली थी इसमें, जो मेन क्वांटम लेवल पर जहाँ-जहाँ ये फँसाते हैं और बाकी उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। हमने हर सवाल को जवाब देने की कोशिश की और इसलिए आपको मैंने बुलाया भी हालाँकि मैं अकेला करने की सोच रहा था। आपको मैंने इसलिए बुलाया कि आपसे मेरी एक अलग लेवल की मेरे को हेल्प मिल जाती है। एक दोस्ती वाली और एक वैसी कि हाँ यार, अर्पित भाई से बातचीत करेंगे, थोड़ा हँसी-मज़ाक करेंगे, बातचीत करेंगे और आपका साइंस बैकग्राउंड तो डेफ़िनेटली रहा है। वो एक अलग बेनिफिट है ही। सो धन्यवाद। थैंक यू सो मच अर्पित भाई आपका इस थैंक चर्चा यू में दीपक समय भाई, देने आपका के भी लिए। और ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भी बुला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चर्चाएँ जो है आजकल मैं कर ही रहा हूँ ये कुछ आप भी देख ही रहे होंगे। तो मैं इसी तरह की हाँ। चर्चाएँ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर जाऊँ और जितनी बात होगी उतनी बात लोगों तक पहुँचेगी। तो बिल्कुल, यही मैं कोशिश अभी बहुत जल्दी में मैं 2 टॉपिक पर बातचीत और करने वाला हूँ। एक हम बात करेंगे वेगनिज़्म के ऊपर, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से नहीं करूँगा जिस पर्सपेक्टिव से लोग करते हैं। हमारा अलग रहेगा। मैं चिकन खाते हुए बात करूँगा आपसे, ठीक है? ओके। ठीक है। अरे अरे भाई थैंक यू सो मच। बाय-बाय। ओके, बाय-बाय। थैंक यू।